नमस्कार। जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक खतरा बना हुआ है और ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंताएं पहले से ही जताई जा रही हैं। सन 1992 में 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुई थी, उसमें इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका जो कंसंट्रेशन मात्रा है वो काफ़ी मात्रा में इनकी बढ़ोतरी हो रही है। इसी बात को ध्यान रखते हुए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए और कई प्रोटोकॉल बनाए गए। इसमें पहली पहल हुई थी कि कास्ट्रो प्रोटोकॉल जो 1997 में जापान के शहर में इसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें यह डिसाइड किया गया था कि हम किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है और नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन यानी डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कास्ट्रो प्रोटोकॉल 2005 में इम्प्लीमेंटेशन में आया और उसके तहत ये बाइंडिंग रिजोल्यूशन रखा गया, ये बाइंडिंग एग्रीमेंट रखा गया कि जो भी डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट करेंगे कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए और अपने यहाँ भी वो इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे या इस प्रकार की नई ऊर्जा की नई जो टेक्नोलॉजी है उसको इनोवेट करेंगे जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स का जो है उसका उपयोग कम करें। कास्ट्रो प्रोटोकॉल बेसिकली कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है, जिसका मतलब होता है कि हर नेशन के पास अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उसने पास्ट में यानी भूत में उसने ऐसे किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जिससे उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ाने में ज़्यादा रहा, तो अपनी फिनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार वो अपने यहाँ भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन कम करें और जो विकासशील देश हैं उनमें ऐसी तकनीकियों को प्रोत्साहित करें जिससे वो इस रूप में सक्षम हो पाए, जिससे वो अपने यहाँ ऐसी नई नई तकनीकों का इजाद करें या उपयोग करें जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम हो। लेकिन कास्ट्रो प्रोटोकॉल पहले फेज में 2005 से 2012, फिर दूसरे फेज में 2012 से 2020 के बीच में चला, लेकिन उसने उतनी ज़्यादा आशा के अनुरूप जो लक्ष्य दिए गए थे उस हिसाब से वो पूरा नहीं कर पाया। उसने बहुत से मैकेनिज्म चलाए जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, बट उसका कुछ बहुत हद तक फायदा नहीं हुआ। तब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 21 हुई थी COP21, उसमें 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। उसमें यह तय हुआ कि सारे देश लगभग इस बात पे रजामंद हुए कि हमें जो इस समय जो टेम्परेचर का जो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी है उसको 2 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रखना है एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और यदि हो सके तो प्रेफरेबली इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए। और उन देशों ने एक रिपोर्ट सौंपी UNFCCC को, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हम अपनी तरफ से ऐसा एक ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इतने समयावधि में, इतने टाइम पीरियड में, इतने अमाउंट ऑफ जो हमारे टारगेट्स हैं कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूज करें या अपने GDP में जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको इतना कम कर पाए। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शर्म एल शेख में इजिप्ट में अभी चल रही है, जिसमें इस बात पे बहुत ही पुरजोर जोर दिया जा रहा है कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज में अभी मौजूदा हालात में परिवर्तन हो रहे हैं उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि विकसित देश
किस प्रकार से विकासशील देशों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने यहाँ उत्सर्जन की मात्रा कम करें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें और विकासशील देशों को फिनेंशियल आर्थिक मदद भी दें। इसके लिए 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था। वो उसका मुख्यालय साउथ कोरिया में, उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि हमें 2020 तक $100 बिलियन की जो राशि है वो इकट्ठा करनी है और उस राशि को विकासशील देशों में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में हमें उसको देना है, जहां वो लोग इस प्रकार की जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग करें या विंड एनर्जी का उपयोग करें, इस प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सों का अपने एनर्जी सोर्स के लिए उपयोग करें, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन लेवल है एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, उसको नियंत्रित करने में आसानी होगी। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि भारत को इस अमाउंट का, जो अभी तक तो ये अमाउंट $82 बिलियन के अराउंड कलेक्ट हुआ है, उसमें भारत को 10 या 12% का ही लाभ हुआ है। अभी भारत में कुल मात्र 6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के अनुसार से चल रहे हैं। और भारत ने सोलर ऊर्जा का जो एक सोलर मिशन का जो उसने प्रयास किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और भारत ने अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में NDC में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम 2030 तक 45% अपनी जो GDP की जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर देंगे और 500 गीगावाट तक जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसको एस्टेब्लिश कर देंगे। मतलब हमारे ऊर्जा के स्रोतों में 50% लगभग हमने ये टारगेट किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आएगा। ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम है वैश्विक पटल पर और सारे देश भारत के इस प्रयास की बड़ी ही सराहना कर रहे हैं और इस बात से प्रेरित हो रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने यहाँ एमिशन इंटेंसिटी को कम करें। भारत ने वन सन, वन नेशन, वन ग्रिड की भी बात रखी है, जिससे पूरे विश्व में सूर्य एक ही है, उनकी ऊर्जा अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रा में मिलती है। तो यदि हम एक वैश्विक परिवेश में जी रहे हैं जिसमें हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम क्यों नहीं एक सौर ऊर्जा का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग कर देखकर और कार्बन उत्सर्जन में बहुत हद तक कमी ला सकते हैं। ये पूरा दारोमदार ये पूरी जो डिबेट का मुद्दा इस बात पे जाकर उठता है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने तो पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उन्होंने जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, उनका बहुत ही अधिक मात्रा में दोहन किया और अपनी प्रगति को एक बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो आर्थिक रूप से तो प्रगति उन्होंने की, लेकिन पर्यावरण को जो उन्होंने क्षति पहुंचाई वो अभी भी उसकी भरपाई करना बड़ा ही मुश्किल और दुष्कर काम है। वहीं विकासशील देशों का कहना है कि हम तो उस फेज में हमारे पास ना ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेस थे कि हम उस प्रकार से विकास कर पाए। अब यदि विकसित देश यदि एक सर्टेन लेवल का डेवलपमेंट अचीव कर चुके हैं तो उन्हें ये चाहिए कि हमें फिनेंशियली वो मदद करें और इस प्रकार की तकनीक का अपने यहाँ निजात करें और हमारे यहाँ भी निजात करें कि हम धीरे धीरे करके पहले उनके समकक्ष आर्थिक जो गति है या आर्थिक हमारी प्रगति है वो पहुंच जाए। हम भी ये प्रयास करेंगे कि हम अपने यहाँ पे जो एमिशन रिडक्शन है उसको कम करें। संपूर्ण विश्व ने एक साथ 2005 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। चाइना ने 2060 का लक्ष्य रखा है और भारत ने 2070 का रखा है। अब इस बात पे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 27 हो रही है इजिप्ट में, इस बात का यही ध्यान रखना चाहिए कि सभी देशों को एक साथ मिलकर पूरे जन कल्याण और मानव कल्याण के लिए एक साथ
मिलकर ये काम करने, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कम कर पाए। जैसे हमने सब लोगों ने साथ मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में था, ओजोन डिप्लेशन को बहुत हद तक कम कर दिया है। नहीं तो पहले ये ओजोन डिप्लेशन में इतना बड़ा एक छिद्र बन गया था जिससे पूरे मानव जाति पर एक बड़ा ही दुष्परिणाम देखने को, लेकिन हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को फेज आउट किया और हम ग्रेजुअली ऐसी टेक्नोलॉजी, अभी CFC को हमने फेज आउट किया, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अब भी और हमें नए प्रयोगों की जरूरत है। उसी प्रकार अब हम नई दिशा की तरफ बढ़े। हमें प्राकृतिक जो फॉसिल फ्यूल हैं उनका दोहन न कर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उनका प्रयोग करना होगा और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो हमने लक्ष्य तय किए हैं उसको उस समयावधि के बीच में ही हम पूरा करने, वरना ये तो बस एक वक्तव्य की तरह हो जाए कि हमने ये लक्ष्य किया और इस बात को यदि हम नहीं ध्यान कर पाए तो ना हमारा जो प्रयास 1992 में हुआ था, काइटो प्रोटोकॉल से हुआ था, फिर पेरिस एग्रीमेंट से हुआ था और जो हम हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मिलते हैं उसके कुछ मायने नहीं रह जाएंगे। एक कमिटमेंट चाहिए और एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट चाहिए कि यदि आप इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद ही क्लाइमेट चेंजेस के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो कहीं बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ जा रही है, तो कहीं हीट वेव्स का सामना हो रहा है, तो कहीं बहुत अधिक मात्रा में लैंडस्लाइड, फ्लड्स आ रहे हैं, सूखे पड़ रहे हैं। ये सभी किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि मानव सभ्यता यदि अब भी नहीं संभली तो सभ्यता को विनाश के मार्ग से जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें एक लाइफ स्टाइल को जीने का एक अपना तरीका बदलना होगा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया लाइफ, जिसमें हमें इन्वायरमेंट के साथ अपने जिंदगी के तौर तरीकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। हमारी सनातन संस्कृति में, भारत की सनातन संस्कृति में हमेशा से ही प्रकृति को एक आदर और संभाव की दृष्टि, एक समर्पण की दृष्टि से देखा जाता था। हम नदियों को माँ की संज्ञा देते, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ गोदावरी, कृष्णा। इस प्रकार से प्रकृति के प्रति आदर से हमारा प्रकृति के प्रति एक आदर्श भाव उत्पन्न होता है। हम प्रकृति को नष्ट और क्षतिग्रस्त करने से 1000 दफा सोचते हैं कि जिस नदी को, जिसको हम माँ कहते हैं, क्या उसे हम दूषित कर पाएंगे, क्या हम उसे प्रदूषित कर पाएंगे। और यदि इस प्रकार की भावना रही तो कोई भी संस्कृति फलेगी फूलेगी, वो मानव कल्याण के लिए अपना योगदान देगी। और हम इस आधुनिकता में कहीं आर्थिक प्रगति के चक्कर में ये ना भूल बैठे कि जो हम अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए जो ये पर्यावरण या चीज सौंप के जा रहे हैं वो इतना दूषित और प्रदूषित हो कि वो लोग अपने जीवन काल से ही पहले क्या पता अपना पूर्ण जीवन काल ही ना पूरा कर पाए। तो हम किस अपने निहित सुखों के कारण अपने भविष्य और पूरी मानव जाति का जीवन संकट में डाल रहे हैं। और इस प्रकार के दुष्परिणाम यदि होंगे तो एक समय क्या पता ऐसा आएगा कि हम चाहकर भी वापस न लौट पाए और इतना प्रदूषण या हर चीज इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि मानव जीवन ही शायद विलुप्त हो जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। यदि लोग सुधर गए और एक दूसरी तरीके से अपनी नीतियों को सही तरीके से सुव्यवस्थित और सुसंगठित कर हम क्रियान्वित करें तो जाहिर बात है हम जो उसके दुष्परिणाम पहले हुए उसको हम फिर से कंपनसेट कर सकते हैं और पर्यावरण में जो ग्रीन हाउसेस गैसेस के कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा है उसको कम कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हो रही है उसके जो परिणाम होंगे वो अच्छे होंगे और सभी लोग एक कमिटमेंट के साथ इस काम में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।